हेलो। तो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, कुछ बीच में क्लासेज ब्रेक हो गई हैं, 3-4 दिन से क्लासेज नहीं पढ़ पा रही हैं। उसके कुछ कारण होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, घर जाना पड़ जाता है, उसी क्रम में क्लासेज थोड़ी ब्रेक हो गई थी। लेकिन अब क्लासेज कंटिन्यू रहेंगी। और आज आप देख रहे हो पॉलिटी का जो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं, क्योंकि पॉलिटी का कोर होता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो इस लेक्चर के दौरान हमें देखने को मिलेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 10 है। इसका मतलब है कि मैं आपको 9 लेक्चर करा चुका हूँ। ठीक है, कितने 9 लेक्चर्स मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें हमने विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स पर बातें की हैं। और वे ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि नॉर्मल हो, किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, जिसमें खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन सम्मिलित थे। और आप देखोगे एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से आपको लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। वरना आप क्या कीजिए, जैसे आज मैंने लोकसभा और राज्यसभा के आपको प्रश्न करा दूंगा, तो आप जाकर जो भी आपके पास किसी भी एग्जाम के प्रश्न हो इन टॉपिक से संबंधित, तो आप करिए। आपसे ज़्यादा संभावना होगी कि वो क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में आज का जो लेक्चर है 10, उसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है पहला प्रश्न क्या कहता है आज का, कि एट विच स्टेज डज द जर्नल डिस्कशन ऑन ए बिल। किस पर? बिल पर। किस पर? बिल पर। बिल मतलब विधेयक पर। टेक प्लेस इन लोकसभा। पूछ रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर, लोकसभा में किसी विधेयक पर किस स्तर पर, लोकसभा में किसी विधेयक पर किस स्तर पर क्या होती है, तो आम बहस होती है, मतलब डिस्कशन होता है। ठीक है, आम बहस का मतलब क्या है इंग्लिश में? डिस्कशन। कह रहा है कि लोकसभा में किस स्तर पर किसी विधेयक पर आम बहस होती है, डिस्कशन होता है। तो देखिए क्या है, आज मैं आपको बताता हूं कि लोकसभा में कोई बिल कैसे पारित होता है। जब जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, जैसे हम संसद में लोग सांसदों को चुनकर भेजते हैं, और राज्य विधानसभा में विधायकों को चुनकर भेजते हैं। तो जब किसी सदन में, संसद के किसी सदन में कोई सदस्य, जैसे मंत्री हो या सांसद हो, वो किसी पर्टिकुलर क्या होता है, बिल को लेकर आता है पास करने के लिए, पारित कराने के लिए बिल को लेकर आता है। जैसे मानो कोई सांसद या मंत्री किसी बिल को लेकर आया। अब बिल लाने के क्रम में क्या है कि वो जैसे ही रखेगा, तो इसमें 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। देखिए कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। 3 वाचन होते हैं। थोड़ा समझ के चलिए, आज मैं आपको बताता हूं कि संसद में बिल कैसे पारित होता है। तो 3 वाचन होते हैं। कौन कौन से? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और एक होता है तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन, ये 3 वाचन होते हैं। कौन कौन से वाचन? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, 3 रीडिंग्स। कौन कौन से? 3 वाचन मतलब 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स। ठीक है, 3 रीडिंग्स, 3 वाचन होते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। इन्हीं के क्रम में क्या होता है, कोई बिल पारित होकर क्या बनता है? अधिनियम बनता है। जैसे मानो प्रथम वाचन में क्या है कि जो प्रस्तावक होता है, सांसद अथवा मंत्री, किसी बिल को लेकर आता है, और इसी वाचन में क्या बताता है, वो उसके उद्देश्य और कारण के बारे में बताता है कि मैं इस बिल को किन कारणों की वजह से लेकर आया हूं और भविष्य में इसके क्या उद्देश्य होंगे। ठीक है, इसमें कारण और उद्देश्य के बारे में बताता है प्रस्तावक। क्या क्या? कारण और उद्देश्य। कारण और उद्देश्य के बारे में बताता है। उस बिल के कारण और उद्देश्य के बारे में प्रस्तावक सांसद अथवा मंत्री बताता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है? ठीक है, जैसे ही वो बिल को आगे लेकर जाता है, इस पे क्या होता है, उस विधेयक पर आम बहस होती है। क्या होती है? आम बहस होती है, अर्थात चर्चा होती है। ठीक है, क्या होती है? आम बहस अर्थात चर्चा होती है। और जितने भी संशोधन होते हैं, क्या, जितने भी संशोधन होते हैं विधेयक में,
संशोधन। संशोधन का मतलब जब प्रथम वाचन में क्या होता है, बिल को लाया जाता है, और द्वितीय वाचन में क्या है, उसमें खंडवार जितने भी चर्चा होती है, क्या होता है, खंडवार उस पर चर्चा होती है, खंडवार क्लोज बाइज क्लोज पढ़ा जाता है, फिर उस पर आम बहस होती है। तो मानो सांसदों में से किसी को लग रहा है, या किसी मंत्री को या किसी सांसद को लगता है, विपक्ष पार्टी को या किसी अन्य सदस्य को, कि इसमें जो ये वाला क्लोज है इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, तो वो जितने भी संशोधन होंगे इसी द्वितीय वाचन में होते हैं। ये इतनी प्रोसेस के बाद तृतीय वाचन में पहुंचता है। तृतीय वाचन में क्या होता है, इसमें पक्ष या विपक्ष में मतदान होता है। क्या होता है, पक्ष या विपक्ष में मतदान होता है। पक्ष या विपक्ष में क्या होता है, मतदान होता है। जैसे ही यहाँ से विधेयक क्या होता है, पक्ष या विपक्ष में मतदान होने के बाद पारित होता है। क्या होता है, पारित हो जाता है। पारित होने के बाद जैसे ही इस पारित हो जाएगा एक सदन में, मानो ये लोकसभा में पारित हो गया, किसमें, मानो ये लोकसभा की प्रोसेस मैंने आपको बताई है, मानो ये लोकसभा के अंदर पारित हो गया। अब लोकसभा के बाद पारित होने के बाद ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में भी सेम यही प्रोसेस अपनाई जाएगी, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, सेम यही प्रोसेस अपनाने के बाद मानो ये राज्यसभा में भी पास हो जाता है। क्या हो गया, राज्यसभा में ही पास हो जाता है। अब दोनों सदनों से पास होने के बाद क्या होगा, ये जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय के पास जाने के बाद, राष्ट्रपति महोदय के पास जाने के बाद अगर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देते हैं, राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं, तो ये बिल क्या बन जाएगा, यही बिल अधिनियम अर्थात कानून बन जाएगा। अधिनियम अर्थात कानून। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये कानून बन जाएगा, अर्थात लॉ बन जाएगा। समझ गए क्या प्रोसेस है, फिर से समझिए। किसी देश में जैसे संसद कानून कैसे बनाती है, कि जब कोई सांसद या मंत्री किसी बिल को लेकर आता है, तो प्रथम वाचन के अंतर्गत क्या होता है, वो सदन में उसे रखता है। रखने के बाद उस बिल के कारण और उद्देश्यों को बताता है कि इसे लाने के पीछे कारण क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद क्या होता है, वो द्वितीय वाचन में जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद द्वितीय वाचन में क्या है, उस विधेयक पर क्लोज बाई क्लोज क्या होता है, खंडवार होती, चर्चा होती है, आम बहस होती है। आम बहस के दौरान अगर उसमें किसी संशोधन की गुजारिश होती है, तो सदस्य अपने अपने संशोधन उसमें बताते हैं कि इस बिल में ये संशोधन करना चाहिए। संशोधन होने के बाद तृतीय वाचन में क्या होता है, उस पे पक्ष और विपक्ष में मतदान होता है, अर्थात वो बिल पास होगा नहीं, यहाँ पे डिसाइड होगा। मानो बिल पास हो जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, दूसरे सदन में पहुंचता है। जैसे पहले लोकसभा में ये सारी प्रोसेस हुई, अब राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी जाने के बाद यही सेम प्रोसेस राज्यसभा में अपनाई जाती है। राज्यसभा में अपनाने के बाद अगर मानो ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है, तो राज्यसभा के पास मतलब दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय अगर इसे अपनी स्वीकृति दे देती हैं, ठीक है, अगर इसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो क्या होगा, यही बिल जो है, ये अधिनियम जो बिल था, ये क्या बन जाएगा, कानून का रूप ले लेता है। और देश में उसी दिन से, जिस दिन से राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कह देंगी कि अब ये अधिनियम कानून बनता है, ये कानून पारित होता है, देश में लागू होता है, तो फिर क्या होगा, वही बिल कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद। अब प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ठीक है, तो किस स्तर पर होती है, देखिए द्वितीय वाचन में। कब होती है, द्वितीय वाचन में। मैंने आपको बताया, पूछा आम बहस, तो आम बहस कहाँ होती है, द्वितीय वाचन में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आ गया। आंसर क्या है 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आफ्टर उत्तर प्रदेश द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, किसके, एमपीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा कम फ्रॉम, के उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा के सांसद किसके, लोकसभा के सबसे अधिक सांसद कहाँ से आते हैं, पूछ रहा है। तो देखिए इसकी टॉप 5 देख ले रहे हैं। जैसे सबसे अधिक आते हैं उत्तर प्रदेश से, कितने सांसद आते हैं, 80। उसके बाद दूसरे पे आता महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कितने सांसद आते हैं, 48। तीसरे पे आता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल में 42। चौथे पे बिहार, फोर्थ 40। फिफ्थ में क्या होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु मतलब 39। तो लार्जेस्ट नंबर इन लोकसभा कितना है, उत्तर प्रदेश से हैं 80, इन महाराष्ट्र 48, इन बंगाल 42, इन बिहार
तमिलनाडु 40 और 39। अब इन दी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में सांसद पूछ रहा है, तो कहाँ से होंगे? आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में कितने हैं? 48 और बिहार में कितने? 40। तो कहाँ से आ जाएगा? महाराष्ट्र एवं बिहार से। आंसर इज सेकंड का बी। आंसर इज सेकंड का बी। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, ठीक है, पूछ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर, द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर, ड्यूटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए पहले हम जानते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये थोड़ा जानते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? कभी पूछे आपसे, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति क्यों करते हैं वो देखते हैं। आंसर क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं का जवाब ढूंढते हैं कि मानो जब कोई सदन जैसे नवनिर्वाचित क्या होता है, सदन गठित होता है, नवनिर्वाचित सांसद सदन में आते हैं, तो उनको शपथ दिलाने के लिए, जैसे मानो जितने भी लोकसभा के सांसद, ठीक है, आकर नए जब चुनाव होता है उसके बाद उस चुनकर कहाँ पहुँचते हैं? सदन में पहुँचते हैं, लोकसभा में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उनको शपथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए क्या होता है? किसके लिए? शपथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। क्यों करता है? नवनिर्वाचित सांसदों सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। और ये सबसे वरिष्ठ, ठीक है, सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य होगा वही होगा। वरिष्ठतम यहाँ पे किसके आधार पर? जो सबसे ज़्यादा बार चुनकर आया होगा, उम्र के आधार पर नहीं, ठीक है। वरिष्ठ का मतलब यहाँ पे एज से नहीं है, बल्कि सदस्यता के आधार पर है। कितनी बार चुनकर आ चुका है, कितनी बार चुनकर अब तक आ चुका है, कितनी बार चुनकर आ चुका है, ठीक है। जो सदस्य सबसे ज्यादा बार संसद सदन में चुनकर आया होगा उन्हीं में से एक राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा। और वही प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? जितने भी सांसद चुनकर आते हैं उनको क्या करता है? शपथ दिलाता है। तो इसका प्रमुख काम क्या हो जाएगा? शपथ दिलाना। तो इसका क्या हो जाएगा? सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। अब देखिए इसका और क्या कर्तव्य होते हैं। इसके कर्तव्य क्या होते हैं कि जब तक सदन अपना स्थायी सदस्य, स्थायी मतलब स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर लेता, इसकी स्थायी अध्यक्ष, जब तक सदन अपने स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर लेता, तब तक सदन की कार्रवाई संचालन करने का दायित्व तो किसका बन जाता है? प्रोटेम स्पीकर का बन जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर के समझ के काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सबसे वरिष्ठतम सदस्य को चुनकर की जाती है। क्यों की जाती है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए की जाती है, ठीक है। और इसका दूसरा काम यह है कि जब तक सदन अपने स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर लेता, सदन की सारी कार्रवाई गरमापुर कौन चलाता है? तो वो प्रोटेम स्पीकर ही संचालित करता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के काम आपको समझ में आ गए हैं, तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। पूछ रहा है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष को पूछ रहा है कब हटाया जा सकता है? पूर्व हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय लें, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। अब देखिए क्योंकि ये लोकसभा का अध्यक्ष है तो इसको हटाने की जिम्मेदारी भी कौन उठाएगा? तो लोकसभा उठाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि अब से वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा, तो उस लोकसभा को क्या होगा? उसके कार्यकाल से पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है। और कौन हटाएगा? तो लोकसभा ही उसे हटाएगी, ठीक है। कौन से? अनुच्छेद 94 सी के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से, उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, ठीक है। कार्यकाल से पूर्व, कार्यकाल पूर्व हटाया जा सकता है, ठीक है। कब? आर्टिकल
94C के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को उसका कार्यकाल समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, ये देखिए अनुच्छेद 101 अनुच्छेद 101 के अनुसार क्या होता है कि जब किसी, देखिए अभी क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि लोकसभा में जैसे कोई मंत्री या सांसद बिल लेकर आया, 3 वाचन हुए, उसमें क्या होता, पक्ष विपक्ष में तृतीय वाचन में क्या होता, मत पड़ते हैं। अब मान के चलिए पक्ष में किसी बिल पर पक्ष में 50 वोट पड़ गए, ठीक है, और विपक्ष में भी 50 वोट पड़ गए। अब इससे क्या हुआ, बिल न तो पास हुआ और न फेल हुआ, अर्थात न तो पारित हुआ और न ही बिल समाप्त हुआ। अब इसके बाद क्या है कि आर्टिकल 101 के तहत आर्टिकल 101, ठीक है, ये तो सारे जो जितने सदस्य हैं लोकसभा के सदस्य, उन्होंने इस पर क्या किया है, मतलब मतदान की। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसके पास एक पावर होती है, कौन सी, आर्टिकल अनुच्छेद 101 के अंतर्गत, कि अगर किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष में समान मतदान हो जाए, अर्थात पक्ष में भी 50 विपक्ष में भी 50, तो लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो अपने मत का प्रयोग कर उस बिल को या तो पास कर सकता है या गिरा सकता है। तो किसके बाद में, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हों, ठीक है, तो जब किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाएं तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत डाल सकता है उस विधेयक को पारित करने के लिए या खत समाप्त करने के लिए। तो मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत डालता है अनुच्छेद 101 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा लोकसभा का, टू हुम डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन। कह रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है किसको अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है, अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, इसके विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 94 का बी, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 94 बी, आर्टिकल 94 का खंड बी क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 94 का खंड बी क्या कहता है वो देखो, लोकसभा अध्यक्ष किसको, उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को क्या देते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं, रेजिग्नेशन, किसका, त्यागपत्र। तो लोकसभा मतलब आर्टिकल 94 बी के तहत लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को क्या करते हैं, अपने त्यागपत्र देते हैं। सपोज दैट लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, आर्टिकल 94 बी कहता है। तो इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा का स्पीकर अर्थात अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 7 लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के संबंध में कौन एक गलत सूचीबद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कह रहा लोकसभा का ऐसा कौन सा काम है, ठीक है, गलत सूचीबद्ध है, ठीक है, गलत पूछ रहा है। तो अध्यक्ष संसदीय दलों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय करता है, वह वित्तीय मामलों का निर्धारण करता है, वह विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों का निर्धारण करता है, दल बदल के आधार पर एक सदस्य की अयोग्यता संबंधी उसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखिए जो दल बदल के आधार पर, ठीक है, अगर किसी जैसे मानो कोई सांसद निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है उसमें चुनकर आ गया और सदन में जाकर बैठ गया, अब क्या हुआ, मानो वो किसी विशेष पार्टी से चुनकर आया, दल बदल क्या होता है वो समझिए, किसी विशेष पार्टी से चुनकर आया,
अब मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसको ऐसे ना लीजिए, मानो कांग्रेस से चुनकर आया, ठीक है, अन्यथा मत लेना, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मानो कांग्रेस से चुनकर आया, अब कांग्रेस से चुनकर आने के बाद किसी लालच क्या हुआ, वो जनता मतलब बीजेपी में शामिल हो गया। किसमें? बीजेपी में शामिल हो गया। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, दल बदल कर लिया, मतलब किसी और दल से आया था पर बदलकर किसी दूसरे दल में चला गया। तो दल बदल के आधार पर एक सदस्य की अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता से संबंधित अगर कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये गलत है कि कोई पार्टी से चुनकर आने वाला सदस्य किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसको उसकी अयोग्यता साबित करने का अधिकार किसके पास है, तो वो भी लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। किसके पास? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। तो सेवंथ का क्या हो जाएगा? डी। सेवंथ का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय दी। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 8th का बी, स्पीकर के द्वारा। लोकसभा सचिव की नियुक्ति, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोकसभा सचिव क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष। कभी आपसे पूछे लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रति उत्तरदायी, ठीक है। कभी पूछे आपसे लोकसभा सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ये क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो 8th का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा whom among the following was the first tribal speaker of the लोकसभा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन से प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए मैं आपको यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर करता हूँ। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। तो कभी आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लेकिन इस प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन? जनजातीय अध्यक्ष। लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष। ये 2 प्रश्न बनते हैं। लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे P.A. संगमा। कौन? P.A. संगमा। कौन थे? P.A. संगमा। तो P.A. संगमा कौन थे? तो लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष थे, और ये 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन सा? कभी पूछे आपसे तो ये 11वीं, कौन सी? 11वीं लोकसभा। तो ये 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न देखिए कैसे आएगा। कभी आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो जीवी मावलंकर थे। पहले अध्यक्ष पर पूछे कि पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो P.A. संगमा थे, और ये 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष। कभी आपसे पूछते कि प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रश्न ये भी आता है कभी कभी। तो ये कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक। और यही पहली दलित नेता भी थी। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो आ गया आपके सामने, अभी बताया था। तो बताइए जल्दी कौन थी? तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी बताया मैंने, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ठीक है। कौन थी? तो मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार।
ठीक है, कौन थी? मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक में पहले तक वो पद पर बना रहता है, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर भी उसे पद से हट जाना होता है। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हट जाना होता है, ठीक है, हट जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो क्या होता है देखो, इसमें से जो उसके पास सत्रावसान, तो सत्रावसान क्या? सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो सत्रावसान कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान किसको है? तो सत्रावसान कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अब सत्रावसान के बाद देखिए, सत्रावसान के बाद पुनः बैठक बुलाने की शक्ति, सत्रावसान के बाद पुनः बैठक बुलाने की शक्ति, सत्रावसान के बाद पुनः बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति, ये क्या हो जाता है? गलत। यहाँ क्या पूछा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 2 सत्रों के बीच का जो अवकाश होगा वो क्या होगा? सत्रावसान। और ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान के बाद पुनः बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिए, जैसे मानो संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है, तो इस सत्र को समाप्त करने के बाद पुनः जब भी सत्र बुलाया जाएगा तो वो कौन बुलाएगा? वो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। तो एक सत्र से लेके दूसरे सत्र के बीच में जो अवकाश होता है उससे को कहते हैं सत्रावकाश, अर्थात सत्रावसान। तो सत्रावसान करता कौन है? तो वो भारत का राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान के बाद जब भी पुनः बैठक बुलाई जाएगी सदन की, तो वो कौन बुलाएगा? तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। अर्थात तो ये बुलाने की शक्ति किसके पास नहीं? लोकसभा। लेकिन स्थगन के बाद जो स्थगन होता है, ठीक है, स्थगन करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा अध्यक्ष। अब स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर है? फिर देखिए, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को पूरी तरह से समाप्त कर देना, जबकि स्थगन का क्या मतलब है? जैसे मानो दिन में सदन चल रहा है, ठीक है, दिन में सदन चल रहा है, तो अब ये देखिए जैसे चल रहा है 6 घंटे के लिए चला, मानो 6 घंटे के लिए, तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे मानो 2 घंटे चला। अब 2 घंटे के बाद बीच में जो ब्रेक होगा, क्या होगा? बीच में ब्रेक जो होगा, इस तरह से ब्रेक होगा, 1 दिन 2 दिन जो भी हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्थगन कहते हैं। स्थगन, स्थगित किया जाता है। स्थगन के बाद दोबारा बुलाने की शक्ति भी किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है, ठीक है। इसका मतलब है कि सत्र पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, सदन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बस उसके बीच में किसी, जैसे मानो झगड़ा हो जाए, तो वो क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष को उसको सदन को स्थगित कर देता है कुछ समय के लिए, ताकि वो जो झगड़ा है वो वहीं पे खत्म ना, वहीं पे क्या हो, रुक जाए। तो इस ऐसी स्थिति में स्थगन करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है और लोकसभा अध्यक्ष ही उसको दोबारा से बुलाता है। लेकिन जब सत्रावसान होता है, अर्थात सत्र का पूरी तरह से अवकाश हो गया, तो उसको करने और फिर से बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। Which of the following is not a function of लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा के कार्यों में से गलत है? पूछ रहा है लोकसभा का ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं है? बिना राज्यसभा की सहमति के लोकसभा नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती, किसी स्थान को रिक्त घोषित करना, प्रक्रिया से संबंधित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। तो देखो, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करना लोकसभा का काम नहीं है, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना, कैबिनेट में जो हमारी होता है मंत्रिपरिषद होती है, उसकी सिफारिश पर होता है, ठीक है, समझ गए ना, उसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रश्न कराया था, द स्पीकर ऑफ लोकसभा वैकेट्स ऑफ हिज ऑफिस। लोकसभा का जो स्पीकर है अपना पद छोड़ देता है जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जैसे ही लोकसभा का विघटन होता है, नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले,
जब राष्ट्रपति उसे पद छोड़ने के लिए कहता है। तो देखिए, जैसे ही नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले क्या होता है, देखो जब लोकसभा भंग हो जाती है ना, तो एक अधिकारी ऐसा होता है जो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, उसी को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का चुनाव होकर नए सांसद या सदस्य क्या होते हैं, सदन में प्रवेश न कर जाएं। जैसे ही नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होगी, पहली बैठक पे ही तुरंत वो क्या करेगा, रेजिग्नेशन दे देगा, और यहीं से क्या करता है, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, जो कि सभी सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। और वो जब तक कि नई सदन जो है, सदन में से सदस्यों में से अपने में से कोई एक स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न चुन ले, वही सारी कार्रवाई कौन करेगा, तो प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्यों को करते हैं। या वरिष्ठता का आधार एज से नहीं होता, बल्कि यह है कि कौन सा सदस्य सदन में कितनी बार चुनकर आया। जो सदस्य जितनी बार सबसे ज़्यादा चुनकर आया होगा, उसी को राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सत्रावसान कहते हैं, सत्रावसान, ठीक है। सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय। कौन करता है सत्रावसान, तो राष्ट्रपति करता है। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 सत्रावसान काल कहते हैं, ठीक है। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं, सत्रावसान काल कहते हैं। राष्ट्रपति करता है, और सत्रावसान के बाद जब भी बैठक पुनः बुलाई जाएगी, तो वो भी कौन बुलाएगा, भारत का राष्ट्रपति ही बुलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक के अंतर्गत किसे परिभाषित किया जा सकता है, किसी कर, धन की उधारी, भारत की संचित निधि से प्राप्त धन, उपरोक्त सभी। क्योंकि अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जिसमें क्या होता है, वित्त से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी कर के संचालन में लगाना, समाप्त करना या बदलाव करना, धन की उधारी को संचालित करना, भारत की संचित निधि से प्राप्त धन को विनियोग करना, और उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है, लोकसभा सचिवालय, ठीक है। तो लोकसभा के सचिवालय किसके अंतर्गत आता है, लोकसभा अध्यक्ष के, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। तो लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत आता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक जिसको आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है, अभी इससे पहले आया था, उस विधेयक को क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मतलब लोकसभा में क्या होता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है, तो धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसकी अंतिम शक्ति, इसका निर्णय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और इसे धन विधेयक को लोकसभा में ही पारित किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पारित करने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जरूर जाता है, पर राज्यसभा की जो सिफारिश है, राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। हाँ, संशोधन की सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकती है। उस सिफारिश को मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को मान सकती है, और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को नहीं माने। और 14 दिनों के अंदर का उसके पास समय होता है। वो अधिकतम जो बिल होता है, मनी बिल जो होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा रोक कर रख सकती है, उसको फेल या पास नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 109, आर्टिकल 109 का 1, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 109 कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
क्या कहता है, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 109 का एक क्लोज एक कहता है, खंड एक कहता है कि धन विधेयक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो कह रहा है कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो वो है वित्त विधेयक। ठीक है, फाइनेंस बिल। 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सी, आर्टिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो नीचे दो कथन दिए हैं, एक कथन ए, कथन एक ए है, कथन ए और कारण आर है। ठीक है, रीजन, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन और रीजन, असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। तो देखिए क्या है, कथन क्या है, कथन ए है और कारण आर है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन और कारण में सही है। कथन ए कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अब इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में 2-3 क्लास में बताया था कि भारत की जो लोकसभा, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है, कौन, मंत्रिपरिषद, भारत की जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके, तो वो लोकसभा, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सिर्फ लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वो राज्यसभा के लिए, तो अंश इसका दोनों के प्रति नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, हमारा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, तो ये बात सही है। कोई भी, और कोई मानो चुनाव नहीं भी जीता हो, सांसद या विधायक नहीं है, तो भी वो मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का क्या होता है, सदस्य होना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य है और कोई सदस्य लोकसभा का सदस्य है, तो वो दोनों ही केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का सदस्य ही मंत्री बन सकता है या सिर्फ राज्यसभा का, दोनों के सदस्य सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 18 का डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, देखो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि विषयों को बांटा गया है 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने के किसको है, तो केंद्र सरकार को, अर्थात संसद को है। ठीक है, यहाँ पे राज्य सरकार अथवा राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, तो अब क्या है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको, राज्य सरकार को। परंतु संविधान का, हमारा जो संविधान है, अनुच्छेद 249, संविधान का अनुच्छेद 249 ये प्रावधान करता है कि कभी केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और ऐसा कानून कितने, 1 साल के लिए लागू रहता है। कितना, 1 साल के लिए लागू रहता है। तो ऐसा कानून जो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी हो, तो भारत की संसद अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, और संसद द्वारा पारित राज्य सूची के किसी विषय पर कानून 1 साल के लिए लागू रहता है। ठीक है, आर्टिकल 249, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का ए, क्वेश्चन नंबर 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अनन्य मतलब उसका विशेषाधिकार है। ठीक है, विद रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज राज्यसभा हैव अ एक्सक्लूसिव पावर,
किसके प्रति उसको अनन्य अधिकार है। तो देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा के पास एक विशेष शक्ति होती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने संबंधी। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित, सृजन से संबंधी। ठीक है, तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने से संबंधी एक विशेष शक्ति रखती है। तो ये क्या कह रहा है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु। तो कौन सा विशेष अधिकार है, तो वो राज्यसभा के पास, तो वो अखिल भारतीय सेवाओं की सृजित करने संबंधित है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं वे होती हैं जैसे IAS, IPS, ठीक है, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो केंद्र द्वारा इनके जो परीक्षाएं होती हैं वो केंद्र सरकार लेती है, केंद्र सरकार ही चुनती है। पर ये क्या उस सेवा कहाँ देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं राज्य सरकार को, आदि सेवा राज्य सरकार को। ठीक है, राज्य सरकार को इनको हटाने की, चुनने की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। परंतु ये सेवाएं कौन देता है, तो सेवाएं देते हैं राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा आर करेक्ट। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन है जो सही है। यहाँ क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, राइट। यह भंग नहीं की जा सकती, तो ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके 2 वर्ष बाद इसके 1/3, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष है। तो देखिए राज्यसभा के बारे में थोड़ा जानते हैं। राज्यसभा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो जो राज्यसभा होती है ना वो स्थायी सदन होता है। कैसा, स्थायी सदन। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन। इसका मतलब है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात जैसे लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। समझ गए, तो राज्यसभा को क्या होता है, भंग नहीं किया जा सकता, पहली शक्ति है। फिर इसका क्या होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। तीसरी कह रहा है इसके 1/3, इसके 1/3 सदस्य, इसके जो 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कौन से, प्रत्येक 2 साल बाद, प्रत्येक 2 साल बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसका सदस्य बनने के, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष, कितना, 30 वर्ष की आयु चाहिए होती है। अब देख लीजिए, तो ये भंग नहीं की जा सकती, पहला सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है क्योंकि इसका कार्यकाल क्या 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये क्या गलत हो जाता है। इसके 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, ये क्या सही है, ये सही है। इसके कार्य सदस्यों की 25 वर्ष न होकर कितनी है, 30 वर्ष। तो क्या होगा, 2 और 4 गलत हैं, 1 और 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का सी। आंसर क्या हो जाएगा 21 का सी। 22, व्हाट इज द टर्म ऑफ ए राज्यसभा मेंबर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अभी बताया मैंने जस्ट, तो 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का। और ये कैसा सदन है, ये एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष, तो 30 वर्ष का होना चाहिए। क्या क्या, 30 वर्ष का। और ये एक स्थायी सदन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किससे अधिक समय के लिए प्रभावी नहीं होगा। मैंने आपको बताया अभी 249, अभी थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। अनुच्छेद 249 कि देखिए
7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां बांटी गई हैं, जिसमें एक संघ सूची है, राज्य सूची है और हमारी समवर्ती सूची है। संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है क्योंकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार अर्थात राज्य विधानमंडल को है, किंतु कभी केंद्र सरकार अर्थात संसद को ऐसा महसूस होता है कि राज्य सूची पर कानून बनाना देश हित के लिए जरूरी है। भाई पूरा भारत है तो केंद्र सरकार के अंडर पूरा इंडिया आता है, पूरा अखिल भारत आता है। ठीक है। तो कभी लगे कि 249 के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर राज्य में कानून बनाना, राज्य सूची पर कानून बनाना देश हित के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, किंतु शर्त क्या है? शर्त है कि ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए लागू होगा। ऐसा कानून जो केंद्र सरकार अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर बनाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए लागू होगा। तो कितना? 1 वर्ष। 23 का क्या हो जाएगा? डी। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी। आंसर इज 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू राज्यसभा? कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। पहले तो मनोनयन शब्द को समझते हैं, इसको परिभाषित करता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब आप मतलब राज्य विधानमंडल या संसद का पार्ट बनना चाह रहे हैं, संसद का सदस्य बनना चाह रहे हैं, किसी का सदस्य, तो आपके पास इसके 2 माध्यम हैं। माध्यम 2, एक मनोनयन और दूसरा निर्वाचन। इसमें जाने के दो तरीके हैं, एक मनोनयन, निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है आप चुनाव लड़िए, जनता के प्रिय बनिए, जनता से वोट पाइए और सीधे जाइए। ठीक है। मनोनयन का मतलब है कि आप किसी विशेष क्षेत्र में इतनी महारत हासिल कर लें कि भारत का राष्ट्रपति स्वयं आपको इसमें क्या है तो राज्यसभा में आपको मनोनीत करे। तो मनोनीत के माध्यम से, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं तो वो क्या है, मनोनीत सांसद थे, मनोनीत। ठीक है। तो इन सांसदों के इनको किसी विशेष जगत में रुचि प्राप्त हो, विशेष जगत में ख्याति प्राप्त हो। ठीक है। तो राज्यसभा के लिए ऐसे ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80(3) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 80(3) के अनुसार, ठीक है, 83 के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। तो कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। अब मनोनीत किनको करेगा? जिनको किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे क्या है, साहित्य, एक पहला क्या है, साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, और चौथा जो है समाज सेवा। ठीक है। तो लोग जो राज्यसभा में राष्ट्रपति जिन सदस्यों का 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, अगर वे इन चारों में से किसी एक में महारत हासिल करते हैं, इन चारों फील्ड्स के ख्याति प्राप्त करता व्यक्ति हैं, तो उनको क्या होता है, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यसभा में मनोनयन कर सकता है। जैसे कि जो सचिन तेंदुलकर थे वो खिलाड़ी के तौर पर बड़े प्रसिद्ध थे, पर उनके चयन का आधार क्या था? समाज सेवा। सरकार को लगा कि वे एक समाज सेवी हैं, इसलिए क्या हुआ, उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में क्या किया था, तो मनोनीत किया गया था। तो ये 4 आधार हैं। इन 4 आधारों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। कभी कभी प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा में मनोनयन का आधार क्या है? कौन से ऐसे 4 क्षेत्र हैं जिनसे राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है कोई व्यक्ति? ठीक है, आपको दिख नहीं रहा तो चौथा यहाँ पे देख लीजिए, समाज सेवा है। समाज सेवा। ठीक है, पहला साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा समाज सेवा। अगर इन चारों में से कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में महारत हासिल करता है तो उसको राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है आर्टिकल 80(3) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 83 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ठीक है,
राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो मैंने बताया था राज्यसभा कैसा है, एक स्थायी सदन है। कैसा है? एक स्थायी सदन है, अर्थात इसको भंग नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो 25 का क्या हो जाएगा? डी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के, तो विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, तो 26 का क्या हो जाएगा? डी। तो राज्यसभा के जो विधानसभा होगी, राज्य विधानसभा, उसके जितने भी निर्वाचित सदस्य अर्थात जो चुनकर आए होंगे, जो लड़कर चुनाव जीतकर, जो निर्वाचित को कहते हैं चुनाव जीतकर आते हैं, जो निर्वाचित सदस्य का मतलब है जो चुनाव जीतकर आते हैं, वे सदस्य, उन सदस्यों के द्वारा क्या होता है? राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 3 संघ राज्य क्षेत्र, कभी आपसे पूछे तो 3 संघ राज्य क्षेत्र, 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं। ठीक है, 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधि कहाँ है? राज्यसभा में बैठते हैं। ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व, जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, अर्थात 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है, और चौथा, वो तीसरा JNK है। अब क्यों है? क्योंकि इन तीनों में क्या है? अपनी अपनी विधानसभा है। तो यहाँ पे नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं और इन्हीं में से कोई सदस्य क्या होता है? राज्यसभा में चुनकर जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पूछ रहा है कौन सा एक है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो पूछ रहा है राज्यसभा का पदेन एक्स ऑफिसियो, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज, तो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का कोई काम उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं होता, उसका काम राज्यसभा के सभापति के रूप में ही होता है, और उसको जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? मैंने आपको बताया था, तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है। फिर से जान लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर मानो धन विधेयक को पारित करने के बाद लोकसभा राज्यसभा में उसे भेजती है तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उसे 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अगर 14 दिन बाद वो अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के लोकसभा को उसको पुनः वापस नहीं करती तो 15वें दिन उस विधेयक को यूं ही पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा के सिर्फ एक शक्ति है कि वो संशोधन की सिफारिश कर सकती है कि इस जो हमारा मनी बिल है उसमें ये संशोधन किया जाए। उन संशोधनों की सिफारिश को लोकसभा मानने या मानने या ना मानने के लिए क्या बाध्य नहीं है। वे चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को मान सकती है और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिशों को नहीं माने। ठीक है, तो राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक उसको रोकने की शक्ति है, इसके अलावा कोई और शक्ति नहीं है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। यहाँ से देखिए 2 प्रश्न है आपके सामने। तो कभी पूछे आपसे कि संसद का ऊपरी सदन अर्थात अपर हाउस कौन सा है, तो अपर हाउस कौन सा है? तो राज्यसभा है। ठीक है, लोअर हाउस कौन सा है? तो लोअर हाउस लोकसभा होता है, अपर हाउस राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा जानते हैं। राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा का गठन, ठीक है, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी पहली
पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। यहाँ से आपके दो प्रश्न क्लियर हो गए कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष ठीक है कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, राधाकृष्णन। ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो पहले अध्यक्ष भी कौन होंगे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होंगे। ठीक है। कौन होंगे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होंगे। इन्होंने क्या बोला? 23 अगस्त 1954 को, 23 अगस्त 1954 को राधाकृष्णन ने कहा कि जो राज्यसभा को हम हाउस ऑफ स्टेट्स बोलते थे, क्या बोलते थे? हाउस ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक है। 1954 से पहले राज्यसभा को क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ स्टेट्स। तो 23 अगस्त 1954 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि अब हाउस ऑफ स्टेट्स को हिंदी में राज्यसभा कहा जाया करेगा, राज्यसभा कहा जाएगा। ठीक है। तो राज्यसभा कब से नाम पड़ा? तो 23 अगस्त 1954 को। किसके कार्यकाल में? भारत के पहले उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में हाउस ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कहा जाने लगा। इसी तरह से 14 मई 1954 को, 14 मई 1954 को, ठीक है, 14 मई 1954 को हाउस ऑफ पीपल अर्थात हाउस ऑफ पीपल को हिंदी में क्या कहा जाने लगा? लोकसभा। ठीक है। लोकसभा कहा जाने लगा। 14 मई 1954 को हाउस ऑफ पीपल को क्या कहा जाने लगा? तो लोकसभा कहा जाने लगा। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 23 अगस्त 1954 को कहा कि आज से हाउस ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कहा जाएगा हिंदी में। इसी तरह से जो भारत का हाउस ऑफ पीपल था, अर्थात 14 मई 1954 को हाउस ऑफ पीपल को क्या कहा गया? तो लोकसभा कहा जाने लगा। ठीक है। तो राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्यसभा का गठन किसके अंतर्गत? तो राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होता है, जबकि लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। ठीक है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत संपूर्ण जो संसद होती है, अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संसद में क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। ये तीन से मिलकर संसद बनेगी। ठीक है। संसद 79। लोकसभा का गठन किसके? तो अनुच्छेद 81, राज्यसभा का अनुच्छेद 80। ये ध्यान रखना। 79 में संसद है। ठीक है। संसद का गठन कैसे होगा? तो 79 के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन करते हैं, जिसमें लोकसभा का गठन 81, राज्यसभा का गठन 80 है, और राष्ट्रपति तीनों का मिलकर क्या होगा? तो संसद का गठन होता है। तो कहते ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन। तो पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है। 13 मई 1952 को हुई थी। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है, तो जैसे सब बता देंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो पहले वो थे, तो लेकिन कभी प्रथम उपसभापति पूछ ले, प्रथम उपसभापति। ठीक है। कभी आपसे पूछने लग जाए कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो वो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव प्रथम उपसभापति थे राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 30, कि भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों क्या होता है? दोनों के
प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्यों और संघ राज क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो राज्यसभा करती है। संघ राज क्षेत्रों के अंतर्गत आप देखोगे तो दिल्ली के, पुदुचेरी के और जे एन के के सदस्य क्या होते हैं? राज्यसभा में शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से जे.एन.के के सदस्य राज्यसभा में शामिल किए जाते हैं? तो दिल्ली, पुदुचेरी और जे.एन.के। तो इस तरह से आप देखोगे तो राज्यसभा संघ और राज्य दोनों क्षेत्रों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जो लोकसभा राज्यसभा के जो जरूरी प्रश्न थे वो 30 प्रश्नों के अंतर्गत हमने कम से कम 60-70 प्रश्नों की व्याख्या देखी है और आप इसे अच्छे से करिए। इसको करने के बाद आप जितने भी आपके पास किसी भी एग्जाम से जुड़े लोकसभा राज्यसभा से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनको करने की कोशिश की और देखिए कि हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। अगर हो पा रहे हैं तो हम सही दिशा में हैं, नहीं हो पा रहे तो हम कुछ और बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपसे एक गुजारिश है कि आपके साथ ही जितने भी इस तैयारी से जुड़े हुए हैं वो उनको भी चैनल रिकमेंड कीजिए, उनको शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आज के लिए धन्यवाद।